दिल्ली के तख्त पर बैठी मुगल सल्तनत का वो दौर था जब उसकी ताकत, उसका रुतबा और उसकी क्रूरता के सामने पूरे हिंदुस्तान के राजा और महाराजा थरथर कांपते थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य उत्तर से लेकर मध्य भारत तक फैल चुका था। मुगलों के पास लाखों की अनुशासित फौज थी, दुनिया की सबसे आधुनिक तोपें थी और असीमित दौलत थी। मुगल सेना जिस भी रास्ते से गुजरती थी, वहां के बड़े बड़े किले मिट्टी में मिल जाते थे और आसमान में सिर्फ मुगल परचम लहराता था। मुगल दरबार के सिपह सालार मानते थे कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो मुगल सल्तनत के इस विजय रथ को रोक सके। अकबर का एक ही सपना था, पूरे दक्षिण भारत यानी दक्कन को जीतकर अपने कदमों में लाना। लेकिन जब मुगलों की ये अजेय सेना नर्मदा नदी पार करके दक्षिण की तरफ बढ़ी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां के पथरीले पहाड़ों और संकरी घाटियों में एक ऐसा इंसान उनका इंतजार कर रहा है जो अगले 2 दशकों तक मुगल सल्तनत के इतिहास का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाला था। एक ऐसा योद्धा जिसके पास न तो कोई बड़ा साम्राज्य था, न विरासत में मिली कोई सेना थी और न ही कोई राजसी खून था। वो अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर लाया गया सिर्फ एक गुलाम था, एक ऐसा गुलाम जिसने अकेले अपने दम पर मुगल सल्तनत के 3 सबसे महान और शक्तिशाली शहंशाहों अकबर, जहांगीर और शाहजहां की रातों की नींद उड़ा दी। आज आप इतिहास के उसी पन्ने को खोलने जा रहे हैं जहां दिल्ली के तख्त को एक गुलाम ने अपनी उंगलियों पर नचाया था। ये कहानी है मलिक अंबर की, जिसने साबित किया कि युद्ध मैदान में हथियारों से नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग से खेलकर जीते जाते हैं। इस हैरतअंगेज महागाथा की शुरुआत भारत की धरती पर नहीं बल्कि यहां से हजारों मील दूर अफ्रीका के इथियोपिया के घने जंगलों और पहाड़ों में हुई थी। साल 1548 में जन्मा एक आम बच्चा जिसका असली नाम चांपू था, एक गरीब कबीले में बड़ा हो रहा था। उस दौर में अफ्रीका में कबीलों के बीच आपसी जंग आम बात थी। इसी तरह की एक हिंसक झड़प में चांपू को उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया। उस जमाने में इंसानों को जानवरों की तरह बेचने का एक काला और क्रूर बाजार चलता था जिसे अरब स्लेव ट्रेड कहा जाता था। चांपू को बेड़ियों में जकड़कर इथियोपिया से यमन के रास्ते बगदाद के बाजारों में लाया गया। बगदाद में उसे काजी मीर अहमद नाम के एक अमीर शख्स ने खरीदा, जिसने इस युवा गुलाम के भीतर छिपी गजब की बुद्धिमानी और लगन को भांप लिया। काजी ने उसे सिर्फ एक मजदूर नहीं बनाया बल्कि उसे अरबी भाषा, इस्लाम, गणित और कूटनीति की बुनियादी शिक्षा दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काजी की मौत के बाद चांपू को फिर से बेच दिया गया और इस बार वो समुद्र के रास्ते भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत का दक्कन इलाका उस समय हबशी यानी अफ्रीकी गुलामों के लिए एक अनोखी जगह था। यहाँ के सुल्तान अपनी सेना और प्रशासन को मजबूत करने के लिए अफ्रीका के इन वफादार, ताकतवर और लड़ाकू युवाओं को भारी कीमत पर खरीदते थे। चांपू को अहमदनगर सल्तनत के वजीर चंगेज खान ने खरीद लिया। चंगेज खान खुद कभी एक गुलाम रह चुका था और बाद में अपनी काबिलियत से वजीर बना था। उसने इस नए लड़के के अंदर छुपी सैन्य प्रतिभा को पहचान लिया। चंगेज खान ने उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री स्ट्रेटेजी की वो आला दर्जे की ट्रेनिंग दी जो उस दौर में सिर्फ बड़े बड़े शहजादों को ही नसीब होती थी। इसी दौरान उसका नाम बदलकर मलिक अंबर रखा गया। मलिक का मतलब था मालिक या नेता और अंबर का मतलब था आसमान। ये नाम आगे चलकर मुगलों के लिए एक ऐसी आंधी बनने वाला था जिसे वो कभी थाम नहीं पाए। जब चंगेज खान की मौत हुई तो मलिक अंबर एक आजाद इंसान बन गया, लेकिन अहमदनगर की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। दिल्ली से शहंशाह अकबर की गिद्ध जैसी नजरें दक्कन के इस समृद्ध राज्य पर टिकी हुई थी। मुगल सेना ने जब अहमदनगर पर धावा बोला तो वहां के सुल्तान और अमीर डर के मारे बिखरने लगे।
ऐसे में अहमदनगर की मशहूर राजकुमारी चांद बीबी ने मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाला। मलिक अंबर ने इस जंग में अपनी बहादुरी का पहला बड़ा प्रदर्शन किया। उसने कुछ 100 वफादार सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई और मुगल सेना की सप्लाई लाइनों पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि अंदरूनी गद्दारी की वजह से चांद बीबी शहीद हो गई और अहमदनगर के आलीशान किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। मुगल जनरलों ने दिल्ली संदेश भेजा कि अहमदनगर को पूरी तरह जीत लिया गया है और अब दक्षिण का रास्ता साफ है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। किला भले ही मुगलों के पास था, लेकिन दक्कन की जनता और वहां के पहाड़ी रास्तों पर मलिक अंबर का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। अंबर ने हार मानने से साफ मना कर दिया। उसने निजाम शाही वंश के एक छोटे बच्चे को ढूंढा, उसे मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के नाम से नया सुल्तान घोषित किया और खुद को उस नई सल्तनत का वजीर आला बना दिया। उसने अहमदनगर से दूर पहाड़ों के बीच खड़की नाम के एक छोटे से गांव को अपनी नई राजधानी बनाया। यही वो जगह है जिसे आज हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। मुगल समझ रहे थे कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन मलिक अंबर के लिए असली खेल अब शुरू होने वाला था। मलिक अंबर एक बेहद व्यावहारिक और चतुर सेनापति था। वो अच्छी तरह जानता था कि मुगल सेना एक विशाल समुद्र की तरह है। उनके पास भारी तोपें, हजारों हाथी और लाखों बख्तरबंद सैनिक हैं। अगर वो मुगलों के सामने खुले मैदान में आमने सामने की जंग लड़ेगा तो उसकी छोटी सी सेना कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने एक बिल्कुल नई सैन्य रणनीति का आविष्कार किया, जिसे इतिहास में बरगीरी यानी गुरिल्ला युद्ध, ग्यूरिला वॉरफेयर कहा जाता है। मलिक अंबर ने देखा कि मुगल सैनिक उत्तर भारत के समतल मैदानों में लड़ने के आदी हैं। उन्हें दक्कन के पथरीले पहाड़ों, संकरी घाटियों और घने जंगलों में लड़ना नहीं आता। इसके अलावा मुगल सेना अपने साथ ऐशोआराम का पूरा सामान लेकर चलती थी। इस वजह से उनकी रफ्तार बहुत धीमी होती थी। मलिक अंबर ने दक्कन के स्थानीय मराठा योद्धाओं को अपने साथ मिलाया। मराठा इन पहाड़ों की एक एक पगडंडी से वाकिफ थे। वे बेहद फुर्तीले थे और कम संसाधनों में भी हफ्तों तक जिंदा रह सकते थे। अंबर ने इन मराठा घुड़सवारों को बिजली की रफ्तार से हमला करने की ट्रेनिंग दी। रणनीति बहुत सरल लेकिन घातक थी। मुगल सेना पर कभी भी सामने से हमला मत करो। जब मुगल सेना किसी संकरी घाटी से गुजर रही हो तो पहाड़ों के पीछे छुपकर उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश कर दो। उनकी रसद यानी खाने पीने के सामान को लूट लो। उनके पानी के कुओं में जहर मिला दो या पानी के रास्तों को मोड़ दो। और इससे पहले कि मुगल अपनी भारी तोपें घुमाकर जवाबी कार्रवाई कर सकें, हवा की तरह गायब हो जाओ। मुगल सैनिक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहते, भूख और प्यास से तड़पते रहते, लेकिन उन्हें दुश्मन का एक भी सैनिक नजर नहीं आता था। इस मनोवैज्ञानिक और थका देने वाले युद्ध ने मुगल सेना के हौसले पस्त करना शुरू कर दिए। जब सन 1605 में अकबर की मौत हुई तो दिल्ली के तख्त पर उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बैठा। जहांगीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती दक्कन से आ रही थी, जहां मलिक अंबर मुगलों के हर मंसूबे पर पानी फेर रहा था। जहांगीर इस बात से बेहद चिढ़ चुका था कि लाखों की मुगल फौज को एक अदना सा हबशी गुलाम नाच नचा रहा है। जहांगीर की ये नफरत और हताशा उस दौर की मुगल पेंटिंग्स में साफ दिखाई देती है। जहांगीर ने अपने शाही चित्रकारों से एक ऐसी पेंटिंग बनवाई थी जिसमें जहांगीर को एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर एक तीर से मलिक अंबर के कटे हुए सिर पर निशाना लगाते हुए दिखाया गया है। इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर असली जिंदगी में मलिक अंबर को कभी हरा नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी इस भड़ास और इच्छा को पेंटिंग में पूरा करवाया। जहांगीर ने अपने सबसे काबिल और घमंडी सेनापति खाने जहान लोदी को एक विशाल सेना देकर दक्कन भेजा। खाने जहान ने दिल्ली से निकलते वक्त दावा किया था कि वो बहुत जल्द उस काले गुलाम की गर्दन काटकर शहंशाह के कदमों में रख देगा। लेकिन जैसे ही मुगल सेना दक्कन की सीमाओं में दाखिल हुई, मलिक अंबर की बरगीरी सेना ने उन पर कहर ढाना शुरू कर दिया।
रात के अंधेरे में जब मुगल सैनिक अपने तंबुओं में सो रहे होते, तब अचानक अंबर के घुड़सवार आते, तंबुओं में आग लगाते, घोड़ों को भगा ले जाते और मुगल कैंप में अफरातफरी मचाकर गायब हो जाते। मुगल जनरलों के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी थी और मलिक अंबर इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहा था। उसने मुगल सेना को चारों तरफ से घेर कर उनकी रसद पूरी तरह काट दी। नौबत यहां तक आ गई कि मुगल सैनिकों को अपने ही घोड़ों और ऊंटों का मांस खाकर जिंदा रहना पड़ा। अंत में खान एजहान लोदी को बेहद शर्मिंदगी के साथ अपनी बची कुची सेना लेकर वापस भागना पड़ा। इस करारी हार से जहांगीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय किया कि अब वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। साल 1616 में उसने अपने सबसे चहेते और होनहार बेटे शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ, को एक ऐसी सेना देकर भेजा जो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक ताकतों में से एक थी। खुर्रम सिर्फ एक अच्छा सेनापति ही नहीं था, बल्कि वो कूटनीति का भी उस्ताद था। वो जानता था कि मलिक अंबर की असली ताकत दक्कन की 3 सुल्तानों की एकता है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन तीनों ने मुगलों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना रखा था। शहजादे खुर्रम ने दक्कन पहुंचकर जंग लड़ने के बजाय सीधे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को भारी रिश्वत और मुगल दोस्ती का लालच दिया। बीजापुर का सुल्तान इस जाल में फंस गया और उसने मलिक अंबर का साथ छोड़ दिया। गोलकुंडा भी पीछे हट गया। अब मलिक अंबर बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसकी अपनी सेना में भी कुछ मराठा सरदार मुगलों की तरफ चले गए थे। इस नाजुक मोड़ पर मलिक अंबर ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने मुगलों के साथ एक अस्थायी शांति समझौता कर लिया, जिसके तहत उसने खड़की का कुछ इलाका और भारी हरजाना मुगलों को दे दिया। इस शानदार कामयाबी से खुश होकर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां यानी दुनिया का राजा की उपाधि दी। मुगल दरबार में जश्न मनाया गया कि आखिरकार दक्कन का कांटा निकाल दिया गया है। लेकिन मलिक अंबर को कम आंकना मुगलों की सबसे बड़ी भूल थी। वो हारा नहीं था, वो बस एक शेर की तरह 2 कदम पीछे हटा था ताकि सही समय आने पर ज्यादा जोरदार छलांग लगा सके। जैसे ही शाहजहां वापस दिल्ली लौटा और मुगल सेना थोड़ी ढीली पड़ी, मलिक अंबर ने फिर से पासा पलट दिया। उसने कुछ ही महीनों के भीतर अपनी बिखरी हुई सेना को दोबारा इकट्ठा किया और बीजापुर तथा गोलकुंडा को एहसास कराया कि अगर आज अहमदनगर खत्म हो गया तो कल मुगल उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर दक्कन का ये त्रिकूट गठबंधन तैयार हो गया। मलिक अंबर ने बिजली की रफ्तार से हमला करके मुगलों द्वारा छीने गए सारे किले वापस जीत लिए। इतना ही नहीं, उसने आगे बढ़कर मुगलों के मुख्य दक्कनी मुख्यालय बुरहानपुर को घेर लिया और मालवा तक के इलाके में लूटपाट मचा दी। मुगलों के पैर एक बार फिर दक्कन से उखड़ने लगे थे। इसी बीच दिल्ली में एक नाटकीय मोड़ आया। शहजादे शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। मुगल सल्तनत अंदरूनी गृह युद्ध में फंस गई। शाहजहां अपनी जान बचाकर दक्कन भागा और उसने उसी मलिक अंबर से मदद मांगी, जिसे कुछ साल पहले वो हराने आया था। मलिक अंबर ने इस राजनीतिक मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने शाहजहां को पनाह दी और उसके साथ मिलकर जहांगीर की शाही सेना को कड़ी टक्कर दी। इस दौर ने साबित कर दिया कि मलिक अंबर सिर्फ एक सैन्य कमांडर नहीं था, बल्कि वो भारत की राजनीति का किंगमेकर बन चुका था। दिल्ली का होने वाला शहंशाह उसकी चौखट पर मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन मलिक अंबर की जिंदगी का सबसे शानदार और ऐतिहासिक पल अभी आना बाकी था। ये साल 1624 था, जब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जंगों में से एक लड़ी गई, भाटवड़ी की जंग, बैटल ऑफ भटवाड़ी। इस बार स्थिति बेहद जटिल और खतरनाक थी। बीजापुर का सुल्तान एक बार फिर लालच में आकर मलिक अंबर के खिलाफ हो गया था और उसने मुगलों से हाथ मिला लिया था। मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत की संयुक्त सेना
जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा बख्तरबंद सैनिक, भारी तोपखाना और घुड़सवार शामिल थे, मलिक अंबर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। इसके विपरीत मलिक अंबर के पास सिर्फ 20 से 25,000 सैनिक थे, जिनमें ज्यादातर मराठा और हबशी घुड़सवार थे। संख्या बल के हिसाब से ये एक आत्मघाती जंग थी। मुगल जनरलों को पूरा भरोसा था कि इस बार अंबर का बचना नामुमकिन है। दोनों सेनाएं भाटवड़ी के मैदान में आमने सामने खड़ी हुई, जिसके पास से काली नदी बहती थी। मलिक अंबर ने मौसम और भूगोल का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज भी दुनिया के मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मानसून का महीना था और लगातार भारी बारिश हो रही थी। मलिक अंबर ने जंग शुरू होने से पहले ही काली नदी पर बने एक बड़े बांध के पानी को रोक दिया था। मुगल और बीजापुर की भारी भरकम सेना ने जब मैदान में अपना डेरा डाला तो अंबर ने रात के अंधेरे में चुपके से उस बांध को तोड़वा दिया। लाखों गैलन पानी अचानक मुगल कैंप की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते पूरा भाटवड़ी का मैदान एक दलदल और बाढ़ के मैदान में तब्दील हो गया। मुगलों के भारी तोपखाने, हाथी और बख्तरबंद घोड़े उस कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। वे हिलने डुलने के काबिल भी नहीं रहे। इसी अफरातफरी के बीच मलिक अंबर ने अपनी हल्की और फुर्तीली मराठा घुड़सवार सेना को हमले का हुक्म दिया। कीचड़ में फंसे मुगल सैनिकों पर अंबर के लड़ाकों ने चारों तरफ से काल बनकर धावा बोल दिया। ये कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक तरफा तबाही थी। मुगल सेना के बड़े बड़े जनरल या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। बीजापुर और दिल्ली का घमंड उस भाटवड़ी के कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो गया। मलिक अंबर की इस रणनीतिक जीत ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। मलिक अंबर की महानता सिर्फ इस बात में नहीं थी कि वो एक अजेय योद्धा था, बल्कि वो एक अद्भुत और दूरदर्शी शासक भी था। जब वो जंग के मैदान से दूर होता तो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। उसने दक्कन में कृषि और राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए। उस दौर के मशहूर राजस्व विशेषज्ञ राजा टोडरमल की प्रणाली को अपनाकर अंबर ने जमीन की पैमाइश करवाई और टैक्स को फसल की पैदावार के हिसाब से तय किया, जिससे गरीब किसानों को बड़ी राहत मिली। उसने अपनी राजधानी खड़की में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नहर अंबरी नाम का एक ऐसा अंडरग्राउंड वाटर चैनल सिस्टम बनवाई जो इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। बिना किसी आधुनिक मशीन के पहाड़ों से पानी को ग्रेविटी के जरिए शहर तक लाया गया। ये नहर इतनी मजबूत और वैज्ञानिक थी कि आज 400 साल बाद भी औरंगाबाद के कुछ हिस्सों में इसके जरिए पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा मलिक अंबर ने भारत के पश्चिमी तट पर जंजीरा के मशहूर सिद्दी नौसेना की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने आगे चलकर समंदर पर आने वाली यूरोपीय ताकतों को कड़ी टक्कर दी। वो एक कट्टर मुस्लिम था, लेकिन उसके मन में हिंदू संस्कृति और मराठों के लिए गहरा सम्मान था। उसने कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, बल्कि केवल योग्यता को तरजीह दी। यही वजह थी कि दक्कन की जनता उसे एक विदेशी गुलाम नहीं, बल्कि अपना मसीहा मानती थी। साल 1626 में 78 वर्ष की एक लंबी और गौरवशाली उम्र में दक्कन के इस शेर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अपनी आखिरी सांस तक उसने मुगलों को अपने जीते जी दक्कन पर पूरी तरह कब्जा नहीं करने दिया। जब उसकी मौत की खबर दिल्ली पहुंची तो मुगल दरबार ने चैन की सांस ली। जहांगीर के दरबारी इतिहासकार मोतमिद खान ने अपनी किताब इकबालनामा एजहंगिरी में मलिक अंबर की मौत पर लिखा कि सैन्य कूटनीति, कमान और सही फैसले लेने में मलिक अंबर का कोई सानी नहीं था। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा गुलाम नहीं हुआ जो इस मुकाम तक पहुंचा हो। एक दुश्मन के मुंह से निकली ये तारीफ साबित करती है कि मलिक अंबर का कद कितना बड़ा था। लेकिन मलिक अंबर की कहानी सिर्फ उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। उसका सबसे बड़ा प्रभाव उस विरासत में था जो वो अपने पीछे छोड़ गया था। मलिक अंबर की सेना में एक युवा और बेहद होनहार मराठा सरदार काम करता था,
जिसका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी ने मलिक अंबर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाटवड़ी की जंग लड़ी थी और अंबर की गुरिल्ला युद्ध नीति को बहुत करीब से सीखा था। यही शाहजी भोसले आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता बने। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध की जो पाठशाला दक्कन के पहाड़ों में शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक विशाल और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अंततः मुगल सल्तनत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अफ्रीका के जंगलों से बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया एक बच्चा अपनी अटूट इच्छा शक्ति, कुशाग्र बुद्धि और कभी न झुकने वाले हौसले के दम पर इतिहास का वो नायक बन गया, जिसने साबित कर दिया कि कोई भी जंजीर इंसान की काबिलियत को कैद नहीं कर सकती। मलिक अंबर का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज रहेगा जिसने गुलामी की राख से उठकर शहंशाहों के तख्त को हिला दिया था। अगर आपको मलिक अंबर की ये ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।